हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सब। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय की, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके की जो सिचुएशन थी जब गांधी जी भारत आए थे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तब भारत किस तरीके की व्यवस्थाओं में पड़ा था, दुर्व्यवस्थाओं में पड़ा हुआ था, है ना। और हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1914 में। हालात बहुत खराब थे, पैंडेमिक आया हुआ था, है ना। बहुत सारी चीज़ें, महामारी फैली हुई थी, अकाल, भूखमरी, ये सारी चीज़ें देश के अंदर थी उस समय। बहुत बुरी स्थिति थी, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, महात्मा गांधी सत्याग्रह का एक हथियार उठाते हैं, हमें सत्याग्रह का एक हथियार देते हैं ताकि हम इन सारी चीज़ों का क्या कर सकें, डटकर मुकाबला कर सकें, ठीक है। हमने देखा था क्या, जलियांवाला बाग में सर, हमने देखा रॉलेट एक्ट, हमने देखा किस तरीके से जो खिलाफत आंदोलन था उसको गांधी जी ने किसके साथ जोड़ लिया, असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया। किस तरीके से 1920 सितंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर उन्होंने किसको राजी कर दिया, सभी कांग्रेसी लीडर्स को, किसके लिए, खिलाफत आंदोलन के साथ मिलके काम करने के लिए, ठीक है। तो अब गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों चाहते थे, असहयोग का विचार उनके मन में क्यों आया, क्या था इसकी वजह, है ना। तो इस चीज को उन्होंने क्लियर किया है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी थी सन 1909 में, जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर करी कि ये जो अंग्रेज है ना बच्चों, ये हमारे सहयोग से ही हमारे देश में एस्टेब्लिश हो पाए, है ना। और अगर हम इनको सहयोग करना बंद कर दें तो इनके बोरियां बिस्तर क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चुना कि हम इनका सहयोग करना क्या कर दें, बंद कर दें। तो ये तो विदेशी है, ये तो टिक ही नहीं पाएंगे ना यहाँ पे, इसलिए। तो अब इस विचार को आंदोलन कैसे बनाए, कैसे शुरुआत हुई साहब। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज शासन की तरफ से उनको पदवियां दी गई थी, जैसे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो वापस पढ़ा। बड़ी बड़ी नौकरियां लोगों ने छोड़ दी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग थे वो उन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना। ये सब करके गांधी जी ने क्या किया, अली बंधुओं के साथ मिलकर लंबी लंबी यात्राएं करी ताकि गांव के लोगों को और दूर दराज के लोगों को भी इन सब में शामिल किया जाए, लोगों को मतलब बताया जाए असहयोग का, लोगों को मतलब बताया जाए सत्याग्रह का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चों, गांधी जी तो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन हो। अब वेरी सरप्राइजिंग ना, क्यों नहीं चाहते थे, बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़, क्योंकि जो असेंबली इलेक्शन थे ना वो होने वाले थे इसी साल, है ना, साल के अंत में, नवंबर के समय। तो उनको ये लगता था कि अगर हम असहयोग आंदोलन के तहत सरकारी कामकाजों को बाइकआउट कर रहे हैं, उनको रिफ्यूज कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम इन इलेक्शंस में खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो क्या नहीं चाहते थे, वो अभी कोई आंदोलन नहीं चाहते थे। जो आने वाले चुनावों के मद्देनजर वो कई कांग्रेसी नेता क्या थे, नहीं चाहते थे कि अभी कोई भी आंदोलन शुरू किया जाए। तो इस तरीके से सितंबर से दिसंबर तक के बीच ये जो 3-4 महीने थे, 3 महीने थे, इसमें कांग्रेसी नेताओं के बीच जमकर खींचतान चलती रही कि भाई आंदोलन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली 1920 के अंदर कैलकाटा नागपुर अधिवेशन, है ना, 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, वहाँ इस बात का निर्णय लिया गया और सभी कांग्रेसी नेता जो थे वो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए राजी हुए। कौन से अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, जितने भी अधिवेशन हो रहे हैं वो मैप में फिल करने के लिए, ठीक है। चलो, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर ये बात पक्की हो जाती है, सभी कांग्रेसी नेता इस बात के लिए मान जाते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, है ना। तो जनवरी 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसको असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। और किस तरीके से ये शुरू होता है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, लोगों ने अपनी जो पदवियां उनको सरकार की तरफ से मिली थी वो वापस देनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक ग्रुप जो हैं, सामाजिक समूह जो हैं,
वो इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। विद्यार्थियों का समूह हो गया, जो लेखकों का समूह था वो हो गया, और अलग अलग तबके के लोग जो थे इस आंदोलन के साथ में जुड़ जाते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरियां छोड़ देते हैं, सरकारी पदवियां छोड़ देते हैं, है ना, और इस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। शराब की दुकानों को पिकेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब बच्चों, अभी तक आपने आंदोलन के बारे में जो भी कुछ जाना वो भारत के शहरों के हालात थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने अथक प्रयास किए, लंबी लंबी यात्राएं की, किस लिए, ताकि वो गांव के लोगों में भी इस आंदोलन की अलग जगा सके, और उसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। तो आज हम देखेंगे ऐसी 3 घटनाएं जो देहात में हुई और जिससे ये पता चलता है कि ये आंदोलन गाँवों में भी सक्रिय हुआ था। पहली घटना थी अवध में, दूसरा था आंध्रा के आदिवासियों के द्वारा, तीसरा था असम के बागानों में। तो सबसे पहले बात करते हैं अवध की। अवध में स्वराज को किस रूप में देखा जा रहा था? अवध में पंडित जवाहरलाल नेहरू सक्रिय थे, ठीक है। वहाँ एक सन्यासी थे, बाबा रामचंद्र। अब ये रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र जो थे वो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। अब आप कहोगे ये गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? तो औपनिवेशिक शासन के समय, यानी अंग्रेज़ों के समय, बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि जगहों पर भेज दिया जाता था। उन्हें जिस एग्रीमेंट के तहत भेजा जाता था ना, उससे ये मजदूर गिरमिट कहा करते थे, और ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे ना, अभी तो ये सन्यासी थे, पर पहले ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर की तरह काम कर चुके थे। बाबा रामचंद्र ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया था, तो आपको याद रखना है। अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। और होता क्या है कि महीने भर में इस पूरे इलाके के गाँवों में इस संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएँ बन जाती है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों यहाँ के किसान इतने एक्साइटेड थे, क्या मांगे थी उनकी, क्या चाहते थे वो? तो किसानों की 3 मांगें थी। पहला, लगान कम किया जाए, दूसरा, बेगार खत्म हो, और तीसरा, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो लगान क्या होता है ये सब आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब बेगार क्या होता है? बेगार जो होता है ना, बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के काम कराना। बोलते हैं ना बेगार डाली तुमने, तो है ना। बेगार मतलब जब हमें उस काम के बदले में कोई मजदूरी या कोई पैसा या कोई मेहनताना नहीं मिल रहा हो, है ना। तो ये जो ज़मींदार लोग थे ना, ये कोई ना कोई बहाना करके इन किसानों से क्या कर लिया करते थे, बेगार कराया करते थे, मतलब बिना पैसे दिए इनसे काम करा लिया करते थे, ठीक है। और तो किसान लोग चाहते थे कि बेगार जो है वो ख़त्म किया जाए। तीसरा होता था, तीसरी इनकी जो मांग थी वो थी दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार। क्यों चाहते थे ये सामाजिक बहिष्कार जमींदारों का? क्योंकि ये जमींदार लोगों से ये बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत त्रस्त हो चुके थे। ये जमींदार क्या करते थे, जो पट्टेदार किसान होते थे ना, इनका पट्टा भी ये लोग क्या करते थे, हस्तांतरित कर देते थे, समय समय पर बदल देते थे। इनको ये लगता था जमींदारों को कि अगर एक किसान के पास ज़्यादा समय के लिए पट्टा रहा तो ये ज़मीन क्या हो जाएगी, किसान की हो जाएगी। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे, या तो इनसे बेगार कराते थे, या फिर क्या करते थे, इनके पट्टे बदल दिया करते थे, पट्टे अपने कब्जे में ले लेते थे, ताकि किसान को क्या हो, किसान ज़मीन का मालिक ना बने, है ना। तो ये इस वजह से ये 3 मांगें इन किसानों की थी, लगान को कम करना, बेगार को ख़त्म करना और ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार। तो ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए इन्होंने ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित कर दिया था, है ना, कि इन ज़मींदारों के पास कोई नाई धोबी ये लोग नहीं जाएंगे, ज़मींदार अपना काम क्या करें, खुद ही करें। अब जब 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो क्या करते हैं, वो इस किसान आंदोलन को, जो ये अवध का किसान आंदोलन है, इसको अपने आंदोलन के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये किसान आ भी जाते हैं आंदोलन के साथ में। लेकिन ये क्या करते हैं कि इनका ज़मींदारों के प्रति इनके मन में बहुत गुस्सा, बहुत रोष होता है। तो ये लोग ज़मींदारों के मकानों में आग लगाना और तालुकेदारों के घर लूटना और ये सारे काम करना ये शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसे में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि जो सारे पट्टे वगैरह हैं उनको निरस्त कर दिया जाए और जितनी भी ज़मीन है वो गरीबों में बांट दी जाए। तो ये लोग क्या करते हैं कि गांधी जी का नाम लेते हैं और गांधी जी के नाम से अपने हर उल्टे सीधे काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आंदोलन जो होता है अवध में पूरी तरीके से हिंसक रूप ले लेता है और अपनी दिशा जो है वो भटक जाता है। अब बात करेंगे बच्चों आंध्र के आदिवासियों की।
यहाँ पे क्या था, आंध्रा के जो आदिवासी थे ना, इन्होंने 1920 से गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था, है ना। अब ऐसा इन्होंने क्यों कर रखा था, क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे ना, आपको पता है उस समय में उन्होंने बड़े बड़े जंगलों में आदिवासियों के प्रवेश को निषेध कर दिया था। मतलब वहाँ बैन किया हुआ था कि आप जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये जो आदिवासी लोग थे ना, आपको पता है इनकी जो जीविका होती है ये जंगलों पे निर्भर करती है। ये वहीं से फल बटोर लेते हैं, बीन लेते हैं, लकड़ियाँ बीन लेते हैं अपने डेली के खाना बनाने के लिए, है ना, और ये सब काम करने के लिए। तो ये पूरी तरीके से उन जंगलों पे निर्भर थे। तो जब अंग्रेज़ सरकार ने इन जंगलों पे बैन कर दिया, जंगलों को बंद कर दिया कि भाई आप अब इनमें एंटर नहीं हो सकते, तो इनकी रोज़ी रोटी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई, है ना। और ऐसे में ये तो किया ही किया, और साथ में क्या किया, इनको मजबूर किया कि सड़क निर्माण कार्य में ये क्या करें, बेगार मजदूर का काम करें। तो क्या होता है, इन लोगों में ये आक्रामक हो जाते हैं, और क्या होता है, आंदोलन भड़क जाता है इनके बीच में। तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, इस किसान आंदोलन का, ये जो आदिवासी किसान हैं, आदिवासी लोग हैं, इनका नेतृत्व कर रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू। नाम याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। अब ये अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं आंध्रा के जो गुड़ेम हिल्स के जो किसान हैं, जो गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे और जो विरोध कर रहे थे बेगार का, वो उनके नायक थे, मतलब उनको लीड कर रहे थे उस आंदोलन को वो। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे। ये क्या कहते थे कि है ना, मेरे पास में तो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, और ये सटीक खगोलीय अनुमान भी लगा लेते थे। और क्या करते थे, और ये कहते थे कि मेरे ऊपर गोली का भी कोई असर नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके के ये दावे किया करते थे। तो लोगों को ये लगता था कि ये कोई चमत्कारी पुरुष है ना। और ये क्या करते थे, इनका कहना ये भी था कि भाई मैं गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं ना गांधी जी के बड़े गुणगान करते थे, है ना। और ये भी कहते थे कि मैं असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग दे रहा हूँ। लेकिन ये क्या, इनकी एक और चीज़ थी, ये कहते थे कि हमें स्वराज कभी भी बिना आंदोलन के नहीं मिल सकता, हिंसा के बिना नहीं मिल सकता, इनका ये कहना था। तो ये थोड़े से गलत थे, और यहाँ इन्होंने स्वराज को एक गलत ढंग से पेश किया। और कांग्रेस कभी भी गोरिल्ला युद्ध को कभी मान सकती थी क्या? आप खुद सोचो, गोरिल्ला युद्ध के पक्ष में कांग्रेस हो सकती थी? नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा आंदोलन चाहते थे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चाहते थे, सत्याग्रह चाहते थे स्वराज के लिए, है ना, जो गुड़ेम की पहाड़ियों में नहीं हो रहा था। ठीक है। अब क्योंकि राजू का ये मानना था कि हम जो भी हम स्वतंत्रता चाहते हैं वो हमें बलपूर्वक ही मिलेगी, हिंसा के बुते पे नहीं मिलेगी, तो इन्होंने क्या किया, ये जो गुड़ेम विद्रोही थे, इन्होंने पुलिस थानों पे हमला किया, पुलिस वालों पे भी हमला किया, है ना, और इस तरीके से कई थानों पर हमला करके पुलिस वालों को मारने की कोशिश करी। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, आतंक फैल गया। और फाइनली क्या होता है, जून 1924 में जो राजू हैं इन्हें फांसी दे दी जाती है। लेकिन क्या होता है, ये उन गुड़ेम विद्रोहियों के बीच में एक लोक नायक बन जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये गुड़ेम का विद्रोह भी एक तरीके से असफल ही हो जाता है और हिंसक हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों असम के बागानों की। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो ये चाय के बागान के मजदूर थे ना, इन्हें बिना इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो जब इन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूरों ने क्या किया, अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिया और घर को चल दिए। उन्हें लगा अब तो आज़ादी मिल गई, अब हमें गाँव में ज़मीन भी मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, असल में हड़ताल की वजह से रेलवे और स्टीमर्स जो थे वो बंद थे और इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और इनकी खूब अच्छे से क्या हुई, पिटाई हुई। अब होता क्या है बच्चों कि कांग्रेस के जो नेता है ना, जो लीडर्स थे ना, वो इन गरीब आदिवासी किसानों को स्वराज का सही मतलब समझा ही नहीं पाए, है ना। ये जो गरीब आदिवासी किसान है ना बेचारे, ये सब अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ही नहीं पता था, है ना। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि गांधी जी कोई एक ऐसा युग लेके आने वाले हैं, ऐसा समय आ जाएगा कि हमारी सारी परेशानियां क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा बागानों के मजदूरों को क्या लग रहा था, उनको लग रहा था कि भाई स्वराज का मतलब ये होता है कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे, हमें ज़मीनें मिल जाएगी और हम यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। गुड़े मिल्स में क्या लग रहा था उनको कि हमारे लिए जंगल खुल जाएंगे, ये हमारा स्वराज है, हम वापस से अपने जंगलों में आराम से विचरण कर पाएंगे। ठीक है। और जो अपने वहाँ वाले थे, अवध वाले, उन्हें क्या लग रहा था कि हमें ज़मींदारों से आज़ादी मिल जाएगी। तो इन सबके अपने अपने व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से ये आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, है ना। इन्हें नहीं पता था स्वराज क्या चीज़ है। तो सही मायनों में, लेकिन फिर भी एक बात यहाँ कहनी पड़ेगी कि जब ये आदिवासी किसान हुकार भरते थे ना एक राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पे, अपने अपने स्वार्थ, भले इनका अपना स्वार्थ था उसके पीछे, लेकिन फिर भी उनमें एक राष्ट्रीयता का भाव नज़र आता था।
लेकिन यहाँ एक बात और भी कहनी पड़ेगी कि स्वराज के साथ साथ सत्याग्रह का भी ये मतलब नहीं जानते थे, और इसीलिए क्या हुआ 1922 के अंदर चौरी चौरा, बिहार में एक जगह है, मैप में कई बार पढ़ने के लिए आता है चौरी चौरा बिहार, तो इसको अच्छे से इंडिकेट कर दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक शांतिपूर्ण जुलूस होता है जो पुलिस के साथ एक विद्रोह का रूप ले लेता है। अचानक ही पुलिस के साथ विद्रोह होने लग जाता है लोगों का, और वो क्या करते हैं, थाने को आग लगा देते हैं। और फाइनली इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी क्या करते हैं, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, और इस तरीके से दूसरी ये असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कई बार कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया फरवरी 1922 में। तो रीज़न आपको पता होना चाहिए कि हिंसा भड़क गई थी और आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, हिंसा भड़कने की वजह से गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो आज के इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने देखा कि असहयोग की जो विचारधारा थी उसने आंदोलन का रूप कैसे लिया, हमने ये देखा कि अवध के किसानों के लिए असहयोग आंदोलन क्या था, हमने ये देखा कि आंध्रा के गुड़ेम जो आदिवासी थे गुड़ेम पहाड़ियों के, उनके लिए असहयोग क्या था, और हमने एक और चीज़ देखी लास्ट में कि असम के बगानों के लिए ये आंदोलन क्या था और ये क्यों असफल हो गया, ये हमने अभी आखिर में देखा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के आंदोलन को जानने के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।